हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिकी में क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके पहले हम प्रकाश के परावर्तन का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसके पहले वो दोनों वीडियो। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, अगर गोला का बाहर वाला भाग, ठीक है, बाहरी सतह कलय किया हुआ है, पेंट किया हुआ रहता है, रचित किया रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। फिर से देख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद हमको पढ़ना है उत्तल दर्पण के बारे में। तो वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। देखिए ये उत्तल दर्पण है जिसका भीतरी सतह क्या है, कलय किया हुआ है, और परावर्तन होगा बाहरी सतह से। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ लिए। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होगा, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण फिर से समझाते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन भीतरी सतह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलय किया हुआ रहता है एवं परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसके बाद हमको पढ़ना है ध्रुव के बारे में। ध्रुव जिसको इंग्लिश में हम लोग पोल भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुव को हम लोग पोल भी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ध्रुव किसको बोलते हैं। तो ध्रुव हो गया गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। याद रखना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। चित्र में देखिए ये अवतल दर्पण है और ये इसका मध्य बिंदु हो गया ध्रुव, जिसको P से सूचित करते हैं, और ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका मध्य बिंदु ये हो गया P, तो ये क्या हो गया ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। अब है कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखना है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है और वक्रता केंद्र को C से। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हम बताए थे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये हो गया खोखला गोला और इस गोले की त्रिज्या जो है इसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो 3 चीज सीख लिए हम लोग। फर्स्ट ध्रुव, ध्रुव क्या होगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। सेकंड सीखे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, और वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। फिर पढ़े हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हो गया गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। याद रखना है
जाता है। अब जानना है हमको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के बारे में। अब समझना है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो याद रखना है गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष याद रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के क्या हो गया ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब सीखना है हमको मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस देखिए प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हो गया ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, इसको क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो लाइन ज्वाइन किया, जो रेखा ज्वाइन किया उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब है ये हो गया आपका उत्तल दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है और परावर्तन होता है बाहरी सतह से। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है एवं मिलती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, फिर से गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। जैसे ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा परावर्तन के बाद मिलती है और उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मिलती हुई मालूम पड़ती है। फिर से अवतल दर्पण में मिलती है एवं उत्तल दर्पण में मिलती हुई मालूम पड़ती है। जैसे देखिए ये आपतित किरण होगा, ये आपतित किरण होगा दर्पण से, ये आपतित किरण और ये दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से किरण अगर भेजेंगे तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यही बिंदु से होकर गुजरेगा। एक और किरण अगर भेज रहे हैं ये भी परावर्तन के बाद इसी बिंदु से जाएगा। फिर से मान लेते हैं यहाँ से भेजते हैं, ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद इसी बिंदु से जाएगा। यहाँ से फिर भेजते हैं तो ये बिंदु से पास करेगा। तो इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से, बड़ा एफ से हम लोग मुख्य फोकस को सूचित करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल गया उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। और इसमें मिलते हुए मालूम पड़ता है उत्तल दर्पण में, जैसे ये आपकी किरण है यहाँ से किरण गया तो इसमें मिलते हुए मालूम पड़ता है, यहाँ से भेज जाएगा, इसमें भी मिलते हुए मालूम पड़ता है। तो जिस बिंदु पर मिलते हुए मालूम पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को क्या से सूचित किया जाता है? एफ से। ये दोनों फिगर तो आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। याद रखना है फिर से मुख्य फोकस का परिभाषा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। दम याद रखना है, सब लोग को याद रखना है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एवं निकटवर्ती सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। याद रखना है फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी का परिभाषा याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। पी और एफ के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। चित्र में ये हो गया फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी, ये हो गया उत्तल दर्पण में फोकस दूरी। फिर से याद रखिएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और इसे स्मॉल एफ मतलब छोटा वाला एफ से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक,
तो अभी हम लोग पढ़ लिए ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एक जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से एवरी ईयर जो है बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है f बराबर r/2, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है f बराबर r/2, या अगर तिरछा तिरछा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा r = 2f। तो हम बताए हैं आप लोग को अभी अभी कि r से होता है वक्रता त्रिज्या और स्मॉल f से होता है फोकस दूरी। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का नाम दे दिए हम लोग mm'। अवतल दर्पण का नाम क्या दे दिए mm'। ये हो गया आपका ध्रुव P, ध्रुव क्या हो गया P। अब ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C, ये हो गया क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, AB हो गया आपतित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से लौटेगा, बिल्कुल एक बिंदु से लौटेगा। तो ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग क्या डालते हैं अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग क्या डालते हैं अभिलंब। अब हम पढ़ाए थे कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को बोलेंगे आपतन कोण। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण, इसे R से सूचित करेंगे। अब याद रखिएगा हम पढ़ाए थे कि अगर दो रेखा समानांतर होगा, अगर दो रेखा आपस में समानांतर होगा और एक तिर्यक रेखा इसको अगर काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये दोनों मान लेते हैं कि समानांतर रेखा है, ये हो गया एक तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण को हम लोग क्या बोलते हैं एकांतर कोण। उसी टाइप से इस चित्र में अगर देखिए तो AB और PC समानांतर है, AB समानांतर है PC, और ये BC जो है तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा एकांतर कोण। ये I है तो ये भी हो जाएगा I। तो चित्र समझ में आ गया। फिर से एक बार चित्र हम लोग समझाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया mm' हो गया अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र C, और ये हो गया आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। AB हो गया आपतित किरण जो F से होकर परावर्तित होती है। तो AB हो गया आपका आपतित किरण, BF हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, इसे I द्वारा सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। और अभी हम बताए कि दो रेखा आपस में समानांतर होगा और एक तिर्यक रेखा जब उसको काटेगा तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये दोनों कोण हो जाएगा एकांतर कोण। उसी टाइप से अगर ये I है तो ये भी हो जाएगा I। अब देखिए P और F मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं फोकस दूरी, और PC क्या हो जाएगा R मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो सबसे पहले प्रूफ करने में हमको सिद्ध करने में स्टेटमेंट लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए। माना कि mm' एक अवतल दर्पण है, माना कि mm' एक अवतल दर्पण है, माना कि mm' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कॉमा मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र क्रमशः PF तथा C है, PF तथा C है। याद रखिएगा मान रहे हैं हम लोग कि mm' माना कि एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कॉमा मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र क्रमशः PF तथा C है।
ए बी क्या है बताया है आप लोग को, आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण है जो F से होकर परावर्तित होती है, जो F से होकर परावर्तित होती है। F से होकर परावर्तित होती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। मतलब कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। यही हमको सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। रचना में हम क्या करेंगे, B से C को मिलाया, B से C को क्या किए हैं, मिला दिए हैं, इसलिए BC क्या हो गया, अभिलंब हो गया, इसलिए BC अभिलंब है, इसलिए BC अभिलंब है, ठीक। अब देखिए तुम लोग को प्रमाण से चलना है। तो प्रमाण में आप लोग को हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपतन कोण क्या है, I, परावर्तन कोण R। तो I का नाम हम लोग कैसे देंगे, आपतन कोण का नाम ABC, कोण ABC, ठीक है। कोण को बीच में रखते हैं तो इसका नाम क्या देंगे, ABC। फिर इस कोण का क्या नाम देंगे, R का नाम CBF। कोण ABC बराबर हो गया कोण CBF। क्यों बराबर होगा, तो परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको समीकरण 1 हम लोग ले लिए। अब देखिए चूंकि AB समानांतर है PC का, AB समानांतर है PC का, तो इसमें क्या होगा कि एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। तो इसका नाम देंगे ABC, कोण ABC, और इस कोण का नाम क्या दीजिएगा, BCF, कोण BCF। ये क्यों बराबर हो गया, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो गया बराबर। इस समीकरण हम लोग 2 ले लिए। अब समीकरण 1 और 2 को तुम ध्यान से देखिए, तो दोनों का बायां पक्ष मतलब LHS बराबर है, तो जो मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। बायां पक्ष दोनों का मिल रहा है, LHS दोनों का मिल रहा है, इसलिए हम लोग LHS नहीं लिखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ABC नहीं लिखेंगे, तो बच गया कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। अब हम लोग पढ़े हैं ज्यामिति में कि अगर कोई त्रिभुज का 2 कोण या 2 भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का 2 कोण या 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम देखते हैं अगर चित्र में, तो एक त्रिभुज नजर आ रहा है BCF। तो BCF में जो है कोण B और कोण C दोनों बराबर आ गया, ये दोनों कोण बराबर आ गया, कोण CBF और कोण BCF क्या आ गया, बराबर। तो ये त्रिभुज कौन हो गया जी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी बराबर होगा, और 2 भुजा कौन बराबर होगा, दोनों कोण के जो दोनों कोण बराबर है उसके सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो कोण B के सम्मुख भुजा का क्या नाम है, FC, इसलिए FC, और C के सामने वाला भुजा का नाम FB, FC बराबर FB। इसको समीकरण हम लोग 3 ले लिए, FC बराबर FB हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लगा है, ये यदि M जो है P के सन्निकट हो, तो यदि M P के सन्निकट हो तो मतलब बहुत नजदीक होगा, तो उस कंडीशन में देखिए अगर ये बहुत नजदीक होगा, इसको अगर यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है, अगर यहाँ से पास कराएंगे तो ये दूरी दोनों बराबर होगा, लगभग बराबर होगा ये दोनों दूरी। मतलब कहने का मतलब FB किसके बराबर आ जाएगा, PF के। यदि MP के सन्निकट हो जाएगा तो FB किसके इक्वल हो जाएगा, PF के। तो PF इक्वल टू FB। समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 तथा 4
समीकरण 3 और 4 में हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए समीकरण 3 और 4, तो दोनों में FB मिल रहा है, तो FB को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ये दोनों को इक्वल करिए, इसलिए FC बराबर आ जाएगा PF का, FC बराबर PF। देखिए FC और PF इक्वल आ गया, तो हम लोग PC को क्या लिख सकते हैं, PC जो कि वक्रता त्रिज्या है, PC को हम लोग लिख सकते हैं PF प्लस FC, PF प्लस FC। और PF का है, PF को PF ही छोड़ देंगे, और यहाँ हम किए हैं FC को PF के इक्वल, तो FC का वैल्यू भी हम लिख देंगे PF। तो PC इक्वल टू PF कितना हो जाएगा 2PF। तो PC हो गया क्या R, PC क्या है वक्रता त्रिज्या, और PF क्या है फोकस दूरी, R बराबर 2F। ये सिर्फ करना था ना, R बराबर 2F या F बराबर R/2, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। ठीक है, आप लोग इसको प्रूफ कीजिएगा।